के ढाका क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की कह सकते हैं उसकी आत्मा के एक हिस्से पर एक बहुत गहरी और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नमस्कार। ये सिद्धांत, जिन्हें हम DPSP भी कहते हैं, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो वाकई कमाल के हैं। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं बताते कि ये अनुच्छेद क्या कहते हैं, बल्कि उनके पीछे की जो सोच थी, जो दर्शन था, उसे भी सामने लाते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है इन अनुच्छेदों की तह तक जाना, इनके उद्देश्य और आज के भारत के लिए इनके क्या मायने हैं, ये समझना। ये सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं है, ये एक बेहतर, एक कल्याणकारी भारत बनाने का घोषणा पत्र है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, घोषणा पत्र। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो इन्हें संविधान की अनूठी विशेषता या नॉवेल फीचर्स कहा था। जी, ये वो आदर्श हैं, वो दिशा निर्देश है जिन्हें देश चलाने वाली हर सरकार को, मतलब चाहे कोई भी पार्टी हो, अपनी नीतियां बनाते समय, कानून लागू करते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सिद्धांत आए कहाँ से और इनका मूल चरित्र क्या है। ये विचार हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर लिया है और इनका मुख्य उद्देश्य बहुत साफ है, भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना। न कि वो अंग्रेजों के समय का एक पुलिस राज्य। हाँ, जिसका काम सिर्फ कानून व्यवस्था देखना और टैक्स वसूलना था। इन सिद्धांतों का लक्ष्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की नींव रखना। ठीक है, तो नींव से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36 और 37 जो इनकी प्रकृति को परिभाषित करते हैं। अनुच्छेद 36 तो काफी सीधा लगता है ना। हाँ, ये कहता है कि इस भाग के लिए राज्य का मतलब वही होगा जो भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के लिए है। मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं, यहाँ तक कि पंचायतें और नगर पालिकाएं, सब कुछ। जी, सब कुछ। ये स्पष्ट करना जरूरी था ताकि कोई ये ना कह सके कि ये निर्देश तो सिर्फ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के लिए हैं। नहीं, ये सरकार के हर स्तर के लिए हैं। और यहीं पर अनुच्छेद 37 एक बहुत दिलचस्प पहेली सामने रखता है। सही कहा। ये कहता है कि इन सिद्धांतों को किसी भी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये देश के शासन के लिए मूलभूत हैं, फंडामेंटल हैं, और दूसरी तरफ आप इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। हाँ, तो फिर इनका मतलब क्या है? स्रोत इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं? देखिए, ये कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि हमारे संविधान निर्माताओं की असाधारण दूरदर्शिता थी। वो जानते थे कि 1947 में आजाद हुए भारत के पास इतने संसाधन नहीं होंगे। अच्छा। कि वो रातों रात हर नागरिक को काम दे सके, अच्छी तनख्वाह, स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा, ये सब दे सके। मतलब ये एक व्यवहारिक कदम था। बिल्कुल। अगर इन सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की तरह कानूनी रूप से लागू करने लायक बना दिया जाता, तो सरकारें तो मुकदमों के बोझ तले ही दब जाती, देश का विकास ही रुक जाता। तो लक्ष्य ऊंचे रखो, पर यह भी समझो कि वहां तक पहुंचने में वक्त लगेगा। एकदम सही। इसीलिए उन्होंने इसे एक लक्ष्य, एक नैतिक कंपास के रूप में रखा। ये सरकार को रास्ता दिखाने वाले ध्रुव तारे की तरह है। अनुच्छेद 37 में यह भी लिखा है कि भले ही ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो क्या हम इन्हें एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड कह सकते हैं? ये एक बेहतरीन उपमा है। मतलब चुनाव के वक्त जनता देख सकती है कि सरकार ने इन लक्ष्यों पर कितना काम किया है, भले ही वो कोर्ट ना जा सके। बिल्कुल। हर 5 साल बाद जनता के पास ये अधिकार होता है कि वो इस रिपोर्ट कार्ड पर अपनी मोहर लगाए या उसे खारिज कर दे। तो चलिए इस रिपोर्ट कार्ड के पहले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को देखते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय का सपना, अनुच्छेद 38। जी, अनुच्छेद 38 राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है जहां हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। और ये सिर्फ कानून बनाने तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका लक्ष्य देश के हर संस्थान, हर इदारे के काम करने के तरीके में इस न्याय की भावना को पिरोना है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो बाद में जोड़ी गई। 44वें संशोधन की बात कर रही हैं आप? हाँ, 1978 में 44वें संशोधन ने इसमें एक और खंड जोड़ा जो कहता है कि राज्य सिर्फ न्याय सुनिश्चित ही नहीं करेगा, बल्कि आय,
प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की जो असमानताएं हैं, उन्हें भी कम करने का प्रयास करेगा। जी, ये सिर्फ गरीबी हटाने की बात नहीं है, ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, उसे पाटने का एक स्पष्ट निर्देश है। मतलब सिर्फ सबके लिए मौके बनाना काफी नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि शुरुआती लाइन पर सब बराबर खड़े हों। और इसी से जुड़ा है अनुच्छेद 49, जो इस आर्थिक न्याय को और भी स्पष्ट करता है। हाँ, अनुच्छेद 39 तो एक तरह से आर्थिक लोकतंत्र का पूरा खाका खींचता है। ये कुछ बहुत ही स्पष्ट निर्देश देता है। जैसे सभी नागरिकों, स्त्री और पुरुष दोनों को आजीविका के पर्याप्त साधन पाने का समान अधिकार हो। देश के जो भौतिक संसाधन हैं, उनका बंटवारा इस तरह हो कि उससे से ज्यादा लोगों का भला हो। और अर्थव्यवस्था इस तरह चले कि धन और उत्पादन के साधन कुछ ही हाथों में केंद्रित ना हो जाएं। बिल्कुल, मतलब मोनोपोली को रोकना। और जो शायद सबसे प्रसिद्ध है, पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। ये तो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और इसी भावना को आगे बढ़ाता है अनुच्छेद 39A, समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता। बहुत ज्यादा इसे 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। ये कहता है कि न्याय पाना किसी की आर्थिक स्थिति का मोहताज नहीं होना चाहिए। कोई सिर्फ इसलिए न्याय से वंचित ना रह जाए कि उसके पास वकील करने के पैसे नहीं हैं। जी, आज जो हम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा और लोक अदालतें देखते हैं ना, उनकी जड़ें इसी अनुच्छेद में हैं। आर्थिक बराबरी के अलावा इन सिद्धांतों में एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट का सपना भी दिखता है ना? एक ऐसा ढांचा जो लोगों को बेकारी, बीमारी या बुढ़ापे में सहारा दे। बिल्कुल, और यही भावना अनुच्छेद 41, 42 और 43 में दिखती है। अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार लोगों को काम पाने, शिक्षा पाने और कुछ विशेष परिस्थितियों में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्रभावी बनाएगा। जैसे बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी। हाँ, मनरेगा जैसी योजनाएं और जो अलग अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, वो इसी की देन है। और अनुच्छेद 42 काम करने की जगहों को बेहतर बनाने की बात करता है। प्रसूति सहायता, मैटरनिटी रिलीफ का उपबंध करने का निर्देश देता है। आज भारत में जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, वो इसी अनुच्छेद की भावना का साकार रूप है। बिल्कुल, जो महिलाओं को वेतन के साथ लंबी छुट्टी का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी यानी लिविंग वेज की बात करता है, जो न्यूनतम मजदूरी से भी एक कदम आगे है। इन दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज, सिर्फ इतनी होती है कि व्यक्ति और उसका परिवार बस जिंदा रह सके, रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा। लेकिन निर्वाह मजदूरी या लिविंग वेज का मतलब है एक ऐसी पगार जिससे कर्मचारी न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जी सके, जिसमें बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और थोड़ा मनोरंजन भी शामिल हो। जी, एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। इसी अनुच्छेद में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की भी बात है। और इसी कड़ी में एक और अनुच्छेद है 43A, जो उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी की बात करता है। हाँ, इसे भी 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह औद्योगिक लोकतंत्र की दिशा में एक क्रांतिकारी विचार है। यह कहता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भी भागीदारी होनी चाहिए। दिलचस्प है। ये जो समाजवादी सोच है, जो एक बड़े केंद्रीकृत राज्य की बात करती है, उसी संविधान में गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के विकेंद्रीकृत विचार के साथ भी मौजूद है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। ये किसी एक वाद से बंधा नहीं है। जहां समाजवादी सिद्धांत ऊपर से नीचे की ओर कल्याण की बात करते हैं, वहीं गांधीवादी सिद्धांत नीचे से ऊपर की ओर विकास का मॉडल देते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। बिल्कुल, यह राज्य को निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतों को संगठित करे और उन्हें इतनी शक्तियां और अधिकार दे कि वो स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। सालों तक तो ये सिर्फ एक सपना ही रहा। इन 1992 में 73वें संविधान संशोधन ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देकर इस सपने को हकीकत में बदल दिया। और कौन से प्रमुख गांधीवादी सिद्धांत हैं? अनुच्छेद 43B, जो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की बात करता है, ये गांधी जी के सहकारिता के विचार से प्रेरित है।
फिर है अनुच्छेद 46 जो राज्य को अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है। और उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने का भी। हाँ, आरक्षण की नीतियों के पीछे की जो नैतिक शक्ति है वो यहीं से आती है। और अनुच्छेद 47 भी है जो स्वास्थ्य और नशाबंदी से जुड़ा है। जी, अनुच्छेद 47 राज्य का ये प्राथमिक कर्तव्य बताता है कि वो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करे। मिड डे मील से लेकर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तक सब इसी से प्रेरित है। और इसी का दूसरा हिस्सा नशीले पेपर प्रतिबंध की बात करता है। हाँ, कि राज्य इन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा। भारत के कई राज्यों में जो शराबबंदी के कानून हैं, वो इसी अनुच्छेद से अपनी प्रेरणा लेते हैं। तो समाजवादी और गांधीवादी सिद्धांतों के बाद अब तीसरे वर्गीकरण पर आते हैं, उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें सबसे चर्चित अनुच्छेद 44 है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। निश्चित रूप से यह अनुच्छेद राज्य को निर्देश देता है कि वो भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करे। इसका उद्देश्य है कि विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। स्रोत इस पर जरूर बात करते होंगे कि 75 साल बाद भी ये लागू क्यों नहीं हो पाया। इसके पीछे की मुख्य चुनौतियां क्या हैं? स्रोत बताते हैं कि इसके पीछे मुख्य चुनौती भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है। कई अल्पसंख्यक समुदायों को लगता है कि यूसीसी उनके व्यक्तिगत कानूनों और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप होगा। तो इस पर आम सहमति बनाना हमेशा एक बड़ी राजनीतिक और सामाजिक चुनौती रही है। जी, संविधान निर्माता इसे एक लक्ष्य के रूप में रखकर गए, लेकिन इसे लागू करने का तरीका और समय भविष्य की सरकारों पर छोड़ दिया। इसी श्रेणी में अनुच्छेद 45 भी है जो शिक्षा से जुड़ा है, लेकिन इसमें तो समय के साथ एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जी, ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक निदेशक तत्व एक मौलिक अधिकार में बदल सकता है। अच्छा। पहले अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात थी। दशकों तक ये एक लक्ष्य ही रहा। फिर 2002 में 86वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21A को संविधान में जोड़ा गया। हाँ, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई। तो अब अनुच्छेद 45 का क्या हुआ? क्या वो खत्म हो गया? नहीं, उसे एक नया रूप दिया गया। अब संशोधित अनुच्छेद 45 राज्य को 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का उपबंध करने का निर्देश देता है। मतलब अब फोकस आंगनवाड़ी और प्री स्कूल शिक्षा पर है। बिल्कुल, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पर। कृषि, पर्यावरण और राष्ट्रीय विरासत के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। हाँ, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने की बात करता है। अनुच्छेद 48A, जिसे 42वें संशोधन में जोड़ा गया, वो तो आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। पर्यावरण की रक्षा वाला। जी, ये राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा वनों और वन्य जीवों की रक्षा करने का निर्देश देता है। और अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण को राज्य का दायित्व बताता है। अब हम आखिरी 2 अनुच्छेदों पर आते हैं जो शासन की संरचना और दुनिया में भारत की भूमिका तय करते हैं। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है। ये राज्य को निर्देश देता है कि वो लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करे। मतलब जो व्यक्ति प्रशासनिक निर्णय लेता है, जैसे एक कलेक्टर, वो न्यायिक निर्णय नहीं ले सकता। हाँ, इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका बिना किसी सरकारी दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। और अंत में अनुच्छेद 51 जो भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करता है। ये काफी अनोखा है कि संविधान में विदेश नीति के सिद्धांत भी लिखे गए हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता भारत को दुनिया में किस रूप में देखना चाहते थे। क्या कहता है ये अनुच्छेद? ये राज्य को 4 प्रमुख बातें करने का निर्देश देता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संधियों का सम्मान करना, और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता आर्बिट्रेशन से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी या पंचशील के सिद्धांत थे, वो इसी अनुच्छेद की आत्मा को दर्शाते हैं। तो हमने अनुच्छेद 36 से 51 तक की इस यात्रा को पूरा कर लिया है। समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक, इन 3 धाराओं का संगम ही
इन निदेशक तत्वों को इतनी गहराई देता है। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये वर्गीकरण सिर्फ समझने के लिए है। कई सिद्धांतों में इन विचारधाराओं का मिश्रण है, लेकिन निष्कर्ष ये है कि ये सिर्फ कुछ नेक इरादे नहीं है, बल्कि वो संविधान का नैतिक दर्शन है। जी, और वे मौलिक अधिकारों के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। जरूर। मौलिक अधिकार ज्यादातर नकारात्मक प्रकृति के हैं, मतलब वो राज्य को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे भाषण की स्वतंत्रता छीनने से रोकना। वो राजनीतिक लोकतंत्र की गारंटी देते हैं। सही कहा। वही निदेशक तत्व सकारात्मक हैं। वो राज्य को कुछ करने का निर्देश देते हैं, जैसे समान वेतन देना, पंचायतों का गठन करना। और वे सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बिल्कुल। एक नागरिक की सच्ची आजादी के लिए ये दोनों जरूरी हैं। स्त्रोत में एक बहुत शक्तिशाली उद्धरण है जो इस पूरी बहस को बहुत खूबसूरती से समेटता है। बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व उस भारत के घोषणा पत्र की तरह हैं जिसे हम बनाना चाहते हैं। वे एक ऐसे भारत का वादा है जो स्वतंत्र, समृद्ध, न्यायपूर्ण और सभी के लिए समान हो। ये इन सिद्धांतों के सार को पूरी तरह से पकड़ता है। वे सिर्फ कानून नहीं बल्कि एक विजन डॉक्यूमेंट है, भविष्य के भारत का एक पथ प्रदर्शक। और हर कानून, हर नीति को इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए। हाँ, कि क्या वो हमें इस विजन के करीब ले जाता है या नहीं। आज की इस गहन चर्चा को समाप्त करते हुए एक विचार मन में आ रहा है। जी। इन सिद्धांतों को संविधान में शामिल हुए 7 दशक से ज्यादा हो चुके हैं। आज की दुनिया में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट चेंज और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसी नई चुनौतियां हैं, क्या इन निदेशक तत्वों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। क्या एक कल्याणकारी राज्य की हमारी 75 साल पुरानी परिभाषा आज भी पर्याप्त है, या हमें इन मूलभूत सिद्धांतों की भावना को जीवित रखते हुए 21वीं सदी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे? ये सोचने वाली बात है।